गुमराह एपिसोड 143। हम सोहल पहुंचे तो स्टेशन के करीब ही हमें एक होटल नजर आया, मगर सवाल यह था कि हम घोड़ी को कहाँ बांधें। वो जगत सिंह को हमारा सुराग फराहम कर सकती थी और रात अभी तक बराबर रेंग रही थी। अजान का तो वहाँ तसव्वुर ही खत्म हो चुका था, शंख भी कोई नहीं बजाता था। हम होटल के सामने से गुजरकर एक बार फिर स्टेशन की तरफ निकल गए। एन उस वक्त पठानकोट की तरफ से एक गाड़ी स्टेशन में दाखिल होती नजर आई। हमने घोड़ी से उतरकर उसे जंगले के साथ बांधा और खुद अमृतसर का टिकट लेकर हम गाड़ी में जा बैठे। हमारा गुरदासपुर का सफ़र नाकाम हो चुका था और आबी का गला अलग सूझ चुका था। वो बिला वजह इतनी सारी अजियत सह गया था, मगर वो मुझसे नाखुश नहीं था। शायद उसने मुझे माफ़ कर दिया था और उसे समझ आ गई थी कि उसे कलवंती के पलंग पर जाने से पहले मैंने क्यों रोक दिया। हमें यह हक नहीं पहुँचता था कि हम किसी मजबूर और बेबस औरत को यूँ जलील करते। ये कोई मर्दानगी नहीं थी। जब हम अमृतसर पहुंचे तो दोपहर ढल चुकी थी। स्टेशन से निकलकर हम बड़े इत्मीनान से होटल में जा ठहरे। कमरे में पहुंचकर हमने दरवाजे अंदर से बंद किए और मुर्दों से शर्त बांधकर लेट गए। नींद ने हमें पागल कर रखा था। हमें खाने पीने का भी कोई होश नहीं रहा। जब हमारी आंख दोबारा खुली तो अगले दिन का सूरज तुलू हो रहा था। वो होटल इस लिहाज से बहुत अच्छा था कि वहाँ हम पुलिस की पूछगछ से बिल्कुल महफूज रहे। रकम तो उन लोगों ने हमसे बहुत ली, मगर आराम भी वहाँ हमें बहुत मिला। बिस्तर से उठकर हमने गुस्ल किया और ताज़ा दम होकर सिगरेट फूंकने लगे। नाश्ता हमने कमरे में ही मंगवा लिया। सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि हमारे कपड़े बहुत मैले हो गए थे। नाश्ता करके हमने कमरा लॉक किया और सीधे बाजार जा निकले। वहाँ से हमने तंग मोरी के पजामे और लट्ठे के कुर्ते खरीदे। वही इन हिंदुओं का लिबास था। उस पर हमने डंडे से लेकर हल्के से ऊदे कोट पहन लिए। इस काम से फारिग होकर हम नाई के पास जा पहुँचे और हम दोनों ने बाल इस तरह कटवाए कि उनमें बूदी बाकी रह जाए। तय ये पाया कि आबी का नाम रामलाल होगा और मेरा घनश्याम दास। होटल में भी हमने यही नाम लिखवाए थे। हम बैठे बिठाए हिंदू बन गए। बस अब कशके की ज़रूरत थी और मंदिर भी ज़्यादा दूर नहीं था। सरों पर हमने खालिस कांग्रेसियों की तरह टोपियां पहन ली। ये सवंग रचाकर हम होटल वापस नहीं गए, बल्कि सीधे रत्ना म्यूज़िक सेंटर जा पहुँचे। बालक राम से मिल लेना अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। वही हमारे काम आ सकता था। हैरत मुझे ये थी कि मैं सीधा उसके पास क्यों नहीं चला गया, मगर हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि उसका नाम बीच में आता ही नहीं था, वरना अपने मुल्क का पुराना खादिम होने के नाते वो हमारी मदद ज़रूर करता। म्यूज़िक हॉल में हम दाखिल हुए तो मुझे यूं लगा जैसे कलेजे में ठंड सी पड़ गई हो। कई नौखे सुपुत्रियाँ वहाँ नाच गाना सीख रही थीं। कोई 10-12 लड़कियाँ वहाँ जमा थीं और उनमें 4 बाकायदा नाच रही थीं। 6 ने साज उठा रखे थे। ये क्या हो रहा है भाई? आबी ने सरगोशी की। कमरे का माहौल बड़ा ही तरबंगेज था। ये म्यूज़िक हॉल है बच्चे, इधर यही कुछ होता है। मैंने बालक राम को कमरे में ढूंढा, मगर वो उस वक्त वहाँ नहीं था। उसका एक और उस्ताद उन्हें सबक सिखा रहा था। वो हमें दरवाजे में देखकर फौरन अपनी जगह से सरका और म्यूज़िक उसने बंद करा दिया। वो बोला, आप कैसे आए हैं महाराज? किससे मिलना है आपको? हमें बालक राम से मिलना है सरकार। कहाँ होंगे वो इस वक्त? एक तो बालक राम के मिलने वालों ने तबाह कर दिया मुझे। जब भी ज़रा सबक स्टार्ट करता हूँ उसके मिलने वाले आ जाते हैं और क्लास का बेड़ा गर्क हो जाता है। वो 7 वाले कमरे में है, वहाँ जाकर मिल लें उनसे। ये कहकर वो कमरे का दरवाज़ा बंद करने के लिए हमारे पास आन ठहरा। ओए तीरथ, तेरा सत्यानाश, तू इधर क्यों बैठा है? जो भी आता है सीधा मुंह उठा इधर चला आता है। पर उस्ताद जी, मेरी बात तो सुनो। आने वाला मुंह ना उठाए तो क्या करे? ज़रा गौर करो महाराज गंजिस्तानी साहब। आबी ने उसके सर पर एक धप मारते हुए कहा। वो भड़क कर पीछे हटा और बोला, हमसे तमीज से बात करो। गंजा किसको कहते हो? मेरा नाम उत्तम चंद है, समझे? मैं यहाँ का डांस टीचर हूँ। कोई ऐसा वैसा ना समझना मुझे। पर सोड़ो एडे औखे क्यों होंदे हो? साढ़ा भी तो कुछ हक के दुनिया ते। ओ जा, मुंह परा कर और ले जाओ तीरथ राम इनको बालक राम के पास। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं डंगर चराते हुए। ये कहकर उसने हमें वाकई दरवाजे से पीछे धकेल दिया। दरमियान में तीरथ राम आन ठहरा था। चल भाई तीरथ राम, किधर है वो तेरा बालक राम हेडमास्टर? हद हो गई, यानी हमारी कोई कदर ही नहीं है यहाँ। वो तो जी इधर बैठे हैं, आए मैं इनको इत्तला करता हूँ। ये कहकर तीरथ राम हमें साथ लेकर अकबी कमरे के दरवाजे तक जा पहुँचा। कमाल की बात यह थी कि म्यूज़िक हॉल का शोर वहाँ तक सुनाई नहीं देता था। मेरा ख्याल है उस हॉल को उन्होंने साउंड प्रूफ बना रखा था। मैं क्या कहूँ जी अंदर जाकर? तीरथ ने पूछा। कहना कि उसके पिताजी आए हैं। मेरा नाम घनश्याम दास है और ये मेरा दूसरा लड़का है रामलाल। तीरथ राम ने बड़ी हैरत से मुझे देखा और दरवाज़ा खोलकर अंदर जा घुसा। यार वो गंजा कर बाहर निकले तो मैं उसे खटक डांस सिखा दूंगा। वो तो मज़े कर रहे हैं अंदर, एक हम है। बस अपनी अपनी किस्मत है यार जी। अभी मैं ये बात कह ही रहा था कि दरवाज़ा खुला और बालक राम बड़े गुस्से से बाहर निकला। पहली तो क्या, वो दूसरी तीसरी नज़र में भी हमें पहचान ना सका। क्या बात है? किसके पिता हैं आप?
दिमाग तो दुरुस्त है आपका। यार इतना गर्म होने की क्या ज़रूरत है? ऐसा क्या कह दिया हमने? ज़रा तुम्हारे पिता होने का तो दावा करते हम, कोई तुम्हें उठाकर तो नहीं ले गए? वो मेरी बात सुनकर चौंका और बड़े गौर से मुझे देखकर बोला, अरे कि आप इधर कैसे आ गए? आए ओ जा तीरथराम, तू दरवाजे का ख्याल रख, कोई आदमी हॉल में ना घुस जाए। ये कहकर वो हमें साथ लेकर कमरे में जा घुसा। 2 औरतें उसके पास बैठी थीं। हमें देखकर वो फौरन ही उठकर म्यूजिक हॉल में जा पहुंची। बालक राम ने दरवाज़ा अंदर से बंद किया और हमें पिछले कमरे में ले जाकर उसने सोफे पर बिठा दिया। आप कैसे आ गए यहाँ? वो ढिल्लो साहब वाला मामला तो नहीं है? समझदार आदमी हैं आप बालक राम जी, आए तो हम उन्हीं के लिए हैं। आपकी इत्तला क्या कहती है? कई पैगाम मिल चुके हैं मुझे, मगर मेरे अपने परिंदे बेबस हैं। ढिल्लो साहब को उन्होंने अमृतसर जेल में ऐसा बंद किया है कि उनकी खबर ही नहीं मिलती। कल ही मुझे सतनाजा साहब का पैगाम मिला था, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूं। सतनाजा साहब? हाँ, आप जानते हैं उन्हें? हाँ, मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, मगर वो तो मेरे किसी काम ना सके। बहरहाल आप ये बताएं कि उन्हें किस वार्ड में रखा गया है? यही बात तो मेरी समझ में नहीं आई। मैं खुद 2 बार जेल जा चुका हूँ, मगर उनकी कोई खबर नहीं मिली। क्या ख्याल है आपका, कहाँ हो सकते हैं वो? ऐन मुमकिन है उन्हें वहाँ से निकाल लिया गया हो। ये इम्कान तो है, मगर किसी को उनके बारे में खबर तो होनी चाहिए। मसलन ऐसा कौन आदमी है जो आपको ये खबर दे सकता है? हैं कुछ आदमी, मैं उनका नाम बताना ज़रूरी नहीं समझता। बहरहाल आपकी इत्तला क्या है? मुझे भी अब तक यही मालूम हुआ है कि ढिल्लो साहब अमृतसर जेल में बंद हैं, मगर आपने इस मामले को कुछ ज़्यादा ही पुरस्कार बना दिया है। नहीं, ये आप कैसे कह सकते हैं? ऐसी बात नहीं है जनाब, मैं सिर्फ हालात बयान कर रहा था। आपको उनके बारे में क्या हुक्म मिला है? यही कि मैं उन्हें रिहा कराने में मदद दूं, बल्कि रिहा करवा दूं। अचानक उसे कुछ याद आया। मुझे बड़े ही अजीब तरीके से देखकर वो बोला, वो आपका मल्होत्रा सुना है कत्ल हो गया है? आपको पता है उसे क्या हुआ? अब की बार तो आपकी उससे मुलाकात नहीं हुई? जी नहीं, हम तो सीधे आपके पास चले आए हैं। ये मेरे दोस्त हैं SDMM पीरजादा साहब, ये भी मेरे साथ इसी काम के लिए आए हैं। मगर उस मल्होत्रे को किसने मार दिया? मेरी इत्तला यह है कि उन्हें कोई घर से अगवा करके ले गया था उन्हीं की कार में, और फिर शहर से बाहर ले जाकर उन्हें गोली मार दी। कातिल सिर्फ एक ही आदमी था, मगर घर वाले उसका नाम नहीं लेते। मेरा ख्याल है कि वो उसे जानते थे, मगर वो अभी तक सबके सब चुप हैं। ऐन मुमकिन है उन्होंने मसलहतन किसी के सामने मुंह ना खोला हो। जिसको बतलाना मकसूद था वो उसे बता चुके होंगे। हाँ, ये हो सकता है, मगर अगली खबर का मुझे अभी तक इंतज़ार है। बस आप और हम इंतज़ार ही करते रह जाएंगे और वो ढिल्लो साहब का किसी रोज़ झटका कर देंगे। आबी ने पहली बार जुबान खोली। वो बालक राम की एक एक हरकत का बगौर मुताला कर रहा था। तो फिर आप ही कुछ कर लें, आप तो इधर आ ही गए हैं। बालक राम ने बुरा मानते हुए कहा। आप भी मुस्कुरा कर रह गया और बोला, उस मल्होत्रा को जिलानी ने ख़त्म किया है, समझे बालक राम जी। वो खबरें जो आप हमें फराहम कर रहे हैं उनको तो इसने पहले ही दिन मालूम कर लिया था। हमें कुछ आगे की बात बताएं। आपको तो तनख्वाह मिलती है, बड़े अलाउंस हैं आपके, कुछ तो अपना फ़र्ज़ अदा करें। तो आपका क्या ख्याल है? मैं यहाँ बेकार बैठा हूँ, बहुत खिदमत कर रहा हूँ मैं अपनी हुकूमत की। मुझे आप तैश ना दिलाएं। वो काम जिसमें आप जैसे आन फंसे कभी पूरा नहीं होता। आपका कच्चा चिट्ठा मुझे मालूम है आबी साहब क़िबला। पहली बार उसकी बातों ने मुझे चौंका दिया। गोया उसे मालूम था कि हम फिर अमृतसर में आन पहुँचे हैं, और ये कि मेरे साथ दूसरा आदमी कौन है। उसके ज़राए वाकई बहुत मौसर थे। खुदा का शुक्र है उसे बरनाला के वाक़यात का इल्म नहीं हो सका था। आपको कैसे पता चला कि मेरे साथी का नाम आबी है? मुझे मालूम हो गया था। आप पुलिस को एक बार फिर फरेब देने में कामयाब हो गए हैं, मगर वो बाद में आपका खोज ना पा सके। अलबत्ता अब उनको मालूम हो गया है कि आप अमृतसर में हैं। सतनाजा साहब के पैगाम में ये बात भी दर्ज थी। आपके बारे में पहली खबर मैंने ही दी थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बालक राम जी। अब हम ज़्यादा मोहतात होकर रहेंगे, मगर हमारे लिए क्या हुक्म है अब पता नहीं। ये बातें तो सीगा राज में रखी जाती हैं। फिर भी मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अब उन्हें आपकी ज़रूरत नहीं रही है। वो चाहते हैं कि आप कानून का तकाजा पूरा कर दें। बालक राम का लहजा बड़ा ही रूखा हो चला था, और मुझे ये डर था कि अगर हमने बात बढ़ाई तो शायद वो आदमी हमसे वहीं ना उलझ बैठे। आबी ने उसको बहुत ही तुरश्रौ कर दिया था, और वो अपने अड्डे पर बैठकर ऐसी बेइज्जती का रवादार नहीं हो सकता था। कानून का तकाजा तो हम ज़रूर पूरा करेंगे भाई जी, मगर अभी हमें ढिल्लो साहब की जान बचाना मकसूद है। अच्छा, खुदा हाफिज़, हमें इजाज़त दें। नहीं, आप इधर ही रहें, रात मेरे पास गुजारें। मेरी बात का बुरा ना मनाएं। मुझे भी वही कुछ करना है जो आपके पेश नज़र है। कोई ना कोई तजवीज़ हम ज़रूर सोचेंगे। जी नहीं, हम ये किस्सा खुद ही निपटा लेंगे। अच्छा, खुदा हाफिज़। अलबत्ता इतनी बात याद रखें कि हमारे पीछे आप कोई आदमी नहीं लगाएंगे, और ना ही हमारे बारे में सरहद के उस पार कोई खबर भेजेंगे, वरना हम आपके आदमियों की ज़िंदगी के जिम्मेदार नहीं होंगे, और शायद आपके भी नहीं। मैंने बड़े जमे हुए लहजे में बालक राम को खबरदार किया।
वो मेरे अल्फाज पर उछल सा गया, मगर मेरी आंखों का पैगाम उसके दिल में गहरा उतर गया था और उसे मालूम था कि जब गुलाम जिलानी कोई बात कहता है तो फिर उसको सच भी कर दिखाता है। ठीक है जिलानी साहब, आप बेफिक्र रहें, कोई आपके पीछे नहीं जाएगा, हरगिज नहीं, ये मेरा आपसे वादा रहा। उससे रुखसत होकर हम उसी वक्त वहां से बाहर निकल आए। बालक राम ने हमें बिल्कुल ही मायूस कर दिया था। म्यूजिक हॉल से बाहर निकलकर आबिद तिलमिलाकर बोला, यार इस बालक राम को तू भी समझ सका है कि नहीं? पागल है साला, मुझे यकीन है कि इसे ढिल्लो साहब के बारे में पूरी खबर मालूम है, मगर वो हमें महज टरखा देना चाहता था। मगर क्यों? अपने नंबर बनाने के लिए, ताकि उसकी नौकरी बची रहे और वो अमृतसर में बैठकर इस म्यूजिक हॉल को राजा इंदर का अखाड़ा बनाए रखे। इसको हरामकारी की आदत पड़ चुकी है। नजर तो यही आता है मुझे, वो सीधे मुंह बात ही नहीं करता था, हर मामले को अपनी तौहीन समझता है। हाँ, उसका रवैया बहुत ही अजीब था। बहरहाल हमें बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है अभी। हमारे ये लिबास भी समझो मशकूक हो चुके हैं, वो हमें इन कपड़ों में देख चुका है। तो फिर क्या ख्याल है, कोई और सवांगना न चालें? हमें यही करना होगा, कहीं से केस मिल जाए तो हम वो सर पर जमा लें। विक तो मिल जाती होगी केसों की। हाँ, ये ठीक रहेगा। मेरा ख्याल है बालक राम भी समझो हमारा दुश्मन बन चुका है। उसे ढिल्लों के पीछे हमारा यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो तो है ही, अब उससे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। लाहौर पहुंचकर उस सतनाजा से मैं ज़रूर मिलूंगा। आओ ज़रा बाजार का चक्कर लगाकर देखते हैं, विग वहाँ से मिल सकती है। हाँ ये ठीक है, ये लिबास तो उतारी दो, वरना हमारी शामत आ जाएगी। कुछ ही देर बाद हम एक बार फिर बाजार में जा पहुंचे। जाहिर हमने ये किया कि हमें एक ड्रामे में सिक्के हुलिये की ज़रूरत है। लंबे बालों की 2 विगें और फिर कुछ कड़ा कृपान वगैरह खरीद कर हमने होटल वापस पहुंचकर अपना हुलिया पूरी तरह बदल लिया। मगर उसी रात खाना खाने के बाद आबी को कुछ हरारत महसूस होने लगी। कुछ ही देर बाद उसे बड़े जोरों का बुखार हो गया। ये एक नई आफत थी। देखते ही देखते उसका बुखार 104 तक जा पहुंचा। आबी को मलेरिया ने आ लिया था। उसे लिहाफ में दबाकर मैं बाजार की तरफ भागा। किसी दवा की उसे शदीद ज़रूरत थी, मगर जैसे ही मैं डॉक्टर करमचंद की दुकान पर पहुंचा, मुझे दवा की बात तो भूल ही गई। करमचंद से मिलने के लिए वहाँ S.K. भंडारी आया हुआ था। उसे मैंने इतनी मुद्दत बाद देखा तो मेरा दिमाग उलटने लगा। मल्होत्रा का असल राजदार और साजिश का दूसरा फरीक वही था, और वो अपने किसी मर्ज के इलाज की खातिर करमचंद से मिलने आया था। दुकान के बाहर 2 कारें खड़ी थीं और मेरा ख्याल था कि उनमें से एक उसी की थी। करमचंद ने दूसरे मरीजों को छोड़कर भंडारी को अंदर बुला लिया। वो उससे बड़े तपाक से मिल रहा था। मुझे वो पहचान नहीं सका, हालांकि मैं सीधा उसके सामने जा ठहरा था, मगर मेरे सर पर बंधी पगड़ी, हाथ में कड़ा और बगल में दबी कृपान देखकर वो मुझे वाकई सिख समझ रहा था। हालांकि मेरी दाढ़ी मुंडी हुई थी, मगर मुंडे सिख भी वहाँ आम मिलते थे। भंडारी डॉक्टर के पास पर्दे के पीछे जा बैठा तो मैंने उस सूरत हाल का जायजा लिया जो मेरे सामने अचानक ही उभर आई थी। आबी का बुखार भी फौरी इलाज का तकाजा करता था, मगर भंडारी आप ही मेरे सामने आ गया था और मैं उस मौके को हाथ से खोना नहीं चाहता था। मैं उसी वक्त दुकान से बाहर निकल गया। गाड़ी के अंदर ड्राइवर शीशे बंद करके बैठा था। कार का अच्छी तरह जायजा लेने के बाद मैं फिर से दुकान के थड़े पर जा ठहरा। इरादा यही था कि हम मल्होत्रा के बाद भंडारी से ज़रूर मिलेंगे, मगर अब वो अचानक ही मेरे सामने आ गया तो मेरा जहन मफलूज होने लगा। उसको भरे बाजार में संभाल लेना मुझे मुमकिन नजर नहीं आता था। कोई 10 मिनट इसी शशोपंज में गुजर गए, मगर मैं किसी भी नतीजे पर ना पहुंच सका। 5 मिनट और गुजरे तो भंडारी डॉक्टर करमचंद के साथ दुकान से बाहर आ गया। डॉक्टर उसे रुखसत करने के लिए दरवाजे पर आन ठहरा। भंडारी ने उसे सलाम किया और बड़े मुतकब्बिराना अंदाज से वो गाड़ी की पिछली सीट पर जा बैठा। मुझे मालूम था कि उसका घर वहाँ से कम से कम 4 मील दूर ज़रूर था, मगर अभी तक उसके खिलाफ मैं कुछ भी न कर सका। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की तो डॉक्टर दुकान के अंदर चला गया। एन उस वक्त एक टैक्सी मेरे सामने से गुजरी तो मैं लपक कर उसके अंदर जा बैठा। भंडारी की कार की वजह से उसने अपनी रफ्तार सुस्त कर ली थी। मैं टैक्सी की अगली सीट पर बैठा तो ड्राइवर बोला, कहाँ जाना है सरदार जी? इस कार के पीछे चलो यार, इस आदमी से मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मुझे इसकी कोठी तक ले चलो। जी बहुत अच्छा, वैसे मेरा विचार है कि ये भंडारी साहब की कार है, S.K. भंडारी, शहर के बहुत बड़े रईस हैं ये। हाँ, इसीलिए तो मैं से यहाँ मुखातिब नहीं कर सका। सुना है घर पर ये बहुत अच्छी तरह पेश आते हैं। हाँ, बड़े प्रजापति आदमी हैं ये। गाड़ी ज़रा इनके करीब रखो, ऐसा ना हो कि हम इन्हें ढूंढते ही रह जाएं। ड्राइवर ने रफ्तार तेज़ कर दी। जैसे ही हम बाजार से निकले, भंडारी की गाड़ी कंपनी बाग की तरफ निकल गई। वहाँ रोशनी कम थी। टैक्सी को ज़रा सा झटका लगा तो मैं जानबूझकर ड्राइवर पर जा पड़ा। मेरा पंजा उसकी गर्दन पर पड़ा। उसने मेरी गिरफ्त से खुद को बचाने की कोशिश की तो स्टीयरिंग उलटने लगा। उसे मैंने बाएं हाथ से संभाला तो उस अरसे में ड्राइवर बेहोश हो चुका था।
गाड़ी को एक लहजे के लिए रोककर मैंने ड्राइवर की सीट संभाली और उसे धकेलकर टैक्सी से बाहर फेंक दिया। इस अरसे में भंडारी की गाड़ी को 2 फुर्लंग आगे निकल गई थी। उसको पकड़ने के लिए मैंने अपनी रफ्तार तेज कर दी और फिर उसकी कार से आगे निकलकर मैंने टैक्सी को थोड़ा सा आगे निकालते हुए उसको एकदम रोक लिया। भंडारी की गाड़ी अपने जोर में आ रही थी। वो टैक्सी के पिछले हिस्से से टकराई और मुझे यूं लगा जैसे जलजला सा आ गया हो, मगर मैंने ब्रेक फिर भी ना खोले। भंडारी की गाड़ी बंद हो गई। उसके इंजन को खासा नुकसान पहुंच चुका था और ड्राइवर अपनी सीट और स्टीयरिंग के दरमियान फंस कर रह गया था। सड़क उस घड़ी बिल्कुल वीरान थी। शायद भंडारी उस अरसे में कार का दरवाज़ा खोल रहा था। मैं उसके सामने पहुंचा तो वो एकदम मुझ पर बरस पड़ा। साले बदमाश, ये क्या कर दिया तूने? कुत्ते के बच्चे, लाख रुपए की गाड़ी बर्बाद कर दी। ये नुकसान कौन भरेगा? वो अपना कंधा दबा रहा था। उसका माथा भी जख्मी था। मैं माफ़ी चाहता हूँ महाराज, पर मेरा कोई कसूर नहीं है। गाड़ी एकदम रुक गई थी। आपको चोट तो नहीं आई? पीछे हटो, मैं अभी पुलिस को फ़ोन करता हूँ। भागने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। नंबर क्या है तुम्हारी गाड़ी का? आप आए सरकार, मैं आपको घर तो पहुँचा दूँ। गाड़ी भी ठीक हो जाएगी। परमात्मा ने आपको बचा लिया, यही बहुत काफ़ी है। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला तो मैं उसे ज़बरदस्ती टैक्सी की तरफ ले गया। वो ना करता ही रह गया, मगर मैंने उसे टैक्सी की अगली सीट पर बिठा दिया। टैक्सी का इंजन अब भी ठीक काम कर रहा था। तुम कहाँ ले जा रहे हो मुझे? आप परेशान ना हो भंडारी साहब, लाए मैं आपका कंधा दबा देता हूँ। मुझसे बड़ी गलती हो गई सरकार, मुझे माफ़ कर दें। ये कहकर मैं उसका कंधा दबाने लगा। फिर मैंने अपने दोनों हाथ उसकी गर्दन पर जमा दिए। उसका फौरी ऑपरेशन बहुत ज़रूरी था। उसकी रग दबी तो उसकी आवाज़ भी बंद हो गई। उसे बेबस करके मैंने टैक्सी स्टार्ट की और तेज़ रफ्तारी से भगाता हुआ उसी वक्त शहर से बाहर निकल गया। भंडारी का घर बहुत पीछे रह गया था। मैं बटाला रोड पर चलता हुआ आखिरी बस्ती तक जा पहुंचा। उस वक्त रात के 9:30 बज रहे थे। बस्ती बिल्कुल अंधेरे में डूबी हुई थी। टैक्सी मैंने बिलाकर एक बंद दरवाजे के सामने खड़ी कर दी। ये बस्ती की गली का पहला घर था। अल्लाह का नाम लेकर मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। चंद ही लम्हों बाद किसी अधेड़ उम्र आदमी ने दरवाज़ा खोला और वो हैरतज़दा नज़रों से मुझे देखते हुए बोला, आपने दरवाज़ा खटखटाया था? जी महाराज, दरअसल मैं यहाँ से गुजर रहा था कि मेरी सवारी एकदम बेहोश हो गई। आपके पास पानी हो तो दे दें। इनको यहाँ 2 घड़ी बिठाकर मैं किसी डॉक्टर को देखता हूँ। सवारी? कैसी सवारी? क्या हुआ है उसे? पता नहीं जी, बस बैठे बैठे बेहोश हो गए। अच्छा, मैं पानी लाता हूँ, आप उनको अंदर ले आएँ। अगर आप उन्हें दूध पिला दें तो बेहतर होगा। जी, मैं बस यही चाहता था, आप ज़रा मेरी मदद करें। मेरी बात सुनकर वो फ़ौरन बाहर निकल आया और फिर हम दोनों ने मिलकर भंडारी को टैक्सी से निकाला और बाजुओं में भर लिया। जब हम कमरे में पहुंचे तो मालूम हुआ कि वो आदमी वहाँ बिल्कुल तन्हा रहता था। उसका नाम कश्मीर सिंह था। भंडारी को हमने बिस्तर पर लिटाया तो वो दूध लेने के लिए बाहर निकल गया, मगर भंडारी की हालत ऐसी कहाँ थी कि वो दूध पी सकता। पानी का कतरा उसके हलक से नीचे नहीं उतर सकता था। मुझे उसकी नागुफ्तबा हालत का भरपूर एहसास था। कश्मीर सिंह वापस आया तो उसके हाथ में दूध का गिलास था। ये गिलास मुझे दे दें। कोई डॉक्टर नहीं मिल सकता यहाँ? कहाँ जी, इधर तो कोई वैद्य भी नहीं है। फिर तो बड़ी मुश्किल होगी। इनकी नब्ज़ें तो चल रही हैं, सांस भी ठीक है। मेरा ख्याल है हमें इंतज़ार करना चाहिए। आपको मैंने बड़ी तकलीफ़ दी। नहीं जी, तकलीफ़ की क्या बात है, मुझसे जो हो सका मैं करूँगा। आपकी बड़ी दया है महाराज। वैसे आप करते क्या हैं? मैं फर्नीचर का काम करता हूँ, सक्सेना ब्रदर्स के यहाँ। आपने बड़ी मेहरबानी की सरदार जी। अगर आप इजाज़त दें तो मैं रात यहाँ ही ठहर जाऊँ। पता नहीं इस सवारी को कहाँ जाना था। कोई बात नहीं बेटा, तुम इत्मीनान से यहाँ रह सकते हो। मैं बिस्तर लगा देता हूँ। आजकल मेरे बीवी बच्चे गाँव गए हुए हैं, तुम बेफिक्र होकर यहाँ रह सकते हो। कश्मीर सिंह ने इंसानी हमदर्दी की आखिरी हदों को छूते हुए कहा। उसने दूसरे कमरे में 2 बिस्तर लगा दिए तो मैंने भंडारी को उठाकर दूसरे बिस्तर पर डाल दिया। रात की तन्हाई में मैं उसे जगाकर उससे बात करना चाहता था। टैक्सी बाहर खड़ी थी जिसका पिछला हिस्सा कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो चुका था, मगर वो अब भी बहुत कारआमद थी। कश्मीर सिंह को 1 घंटा मेरे पास बैठा रहा। भंडारी अब बेहतर तरीके से सांस ले रहा था। कश्मीर सिंह को जब इत्मीनान हो गया कि मरीज़ की हालत अब कदरे बेहतर है तो वो दूसरे कमरे में जाकर लेट गया। जब मुझे इत्मीनान हो गया कि वो सो गया है तो मैंने भंडारी के हाथ पांव बांधे और फिर मैंने उसके बदन की मालिश शुरू कर दी। कुछ ही देर बाद वो होश पे आने लगा, मगर अभी उसका जहन सोच का बोझ बर्दाश्त नहीं कर रहा था। उसको मैंने दूध दिया तो मुझे ये देखकर हैरत हुई कि वो उसने फ़ौरन पी लिया। होठों पर जुबान फेरते हुए उसने पहली बार मुझे गौर से देखा तो उसकी आंखें पूरी तरह खुल गईं। वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा था। चंद ही लम्हों बाद एक ज़बरदस्त इश्तियाल उसकी आंखों में भर गया। वो बिस्तर से उछलकर बोला, ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? मेरी गाड़ी कहाँ है? वो इधर ही है भंडारी साहब, आप फिक्र ना करें, आपका ड्राइवर भी बच गया है।
मगर तुम कौन हो? मुझे तुम कहाँ ले आए हो? वो मेरी गर्दन पर हाथ तुम ही ने मारा था। क्या हो गया था मुझे? और ये मेरे हाथ पांव किसने बांधे हैं? आखिर तुम हो कौन? ज्यादा परेशान ना हो भंडारी साहब, इतने सारे सवाल ना पूछें, अभी तो आपकी कमजोरी भी नहीं गई। ये मेरे हाथ पांव किसने बांधे हैं? वो रस्सी की गिरफ्त से अपने हाथ निकालने की कोशिश करने लगा। ऐसा ना करें, ये आपकी कमर से बंधे हैं। जरा छुरी तरह दम तो ले भंडारी साहब, और मुझे बताएं कि ढिल्लो साहब कहाँ हैं? ढिल्लो साहब? पहली बार उसके छोटे से जहन में झमाका सा हुआ। मेरी सूरत उसे शनासा नजर आई। तो तुम गुलाम जिलानी हो? अब मैं समझा कि मेरी इस मुसीबत की वजह कौन है। जी हाँ, मैं आपका वही खादिम हूँ, गुलाम जिलानी, और मैं ढिल्लो साहब को लेने आया हूँ। वो तो खत्म हो गए हैं। मल्होत्रा ने उन्हें गोली मार दी थी। तुम गलत कहते हो भंडारी। मेरी तरफ देखकर मुझसे आंख मिलाकर बात करो, वरना तुम मुझसे बच नहीं सकोगे। तुम्हारे लिए मैंने ऐसी सजा सोची है कि तुम्हारे फरिश्ते भी उससे पनाह मांगते फिरेंगे। मैंने कश्मीर सिंह के औजारों में से एक शिकंजा हाथ में लेते हुए कहा। वो शिकंजा लकड़ियां सीधी करने के काम आता था और उसका पेच जरा सा दबा देने से वो लकड़ी को भी तोड़ सकता था। मुझे बताओ कि ढिल्लो साहब कहाँ हैं? मैं उन्हें लेने आया हूँ। शिकंजा मेरे हाथ में देखकर वो डर गया, मगर फिर भी बड़े जमे हुए लहजे में बोला, मैं ठीक कह रहा हूँ, उसे हमने गोली मार दी थी। नहीं, ये नहीं हो सकता भंडारी, तू नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। अगर तुम नहीं मानते तो ना सही। एन उसी वक्त कमरे का दरवाजा खुल गया। कश्मीर सिंह अंदर झांक रहा था। उसकी सूरत मुझे उस घड़ी इतनी मनहूस दिखाई दी कि मैं शिकंजे को जमीन पर रखकर तेजी से उसकी तरफ लपका और जाते ही मैंने उसकी दाढ़ी पकड़कर उसकी गर्दन दबोच ली। गर्दन पर हाथ डालती मैंने उसकी रग को मसल दिया। वो उलटकर फर्श पर गिरा तो मैंने उसको उठाकर दूसरे कमरे में पहुंचाया और उसे लिहाफ उड़ा दिया। भंडारी पर मेरी इस कार्रवाई का यह असर हुआ कि वो उछलकर बिस्तर से बाहर जा पड़ा। अगर उसके पांव बंधे न होते तो वो उसी वक्त कमरे से बाहर निकल जाता। जब मैं दोबारा कमरे में वापस गया तो वो घसीटता हुआ दरवाजे तक जा पहुंचा था। उसको दोनों बाजुओं में दबोचकर मैंने फिर बिस्तर पर डाला और शिकंजा लेकर उसके दोनों पांव अंगूठे की तरफ से उसके अंदर फंसा दिए, मगर वो फौरन ही उछलकर मेरे ऊपर आन गिरा। उसके हाथ कमर पर ना बंधे होते तो शायद वो मुझे बेबस कर देता। उसका अंदाज कुछ ऐसा ही था। मेरे सर पर उसने पूरी कुव्वत से टक्कर दे मारी। दर्द की एक तेज तरार लहर मेरे सर से निकली और पाँव तक जा पहुंची। उसने उस ज़रब पर पूरा जोर सर्व कर दिया था, मगर मैंने उसका पाँव न छोड़ा। उसको मैं शिकंजे में दे चुका तो वो दर्द से निढाल होने लगा और बिस्तर पर उछलने लगा। मैंने उसके मुंह से कपड़ा खींच लिया। बता भंडारी, अब भी वक्त है। ढिल्लो साहब कहाँ हैं? बद्री को तो तूने मरवा दिया, मगर अब तू मुझसे नहीं बच सकेगा। वो दर्द से पागल होकर चीखने लगा। खतरनाक बात यह थी कि कश्मीर सिंह के हमसाए भी मौजूद थे। मैंने फिर कपड़ा लेकर उसके मुंह में ठूंस दिया। उसकी चीखें तो थम गई, मगर अब उसकी अजियत आंखों की राह से बह निकली थी। मैंने शिकंजे के पेच ढीले किए और उसके मुंह से कपड़ा निकाल दिया। अब बताओ कि ढिल्लो साहब कहाँ हैं? वो लाभ सिंह के गुरुद्वारे में तहखाने के अंदर पड़े हैं। जब तक उनके बाकी साथी नहीं आ जाते वो वहीं पड़े रहेंगे। ये गुरुद्वारा कहाँ है भंडारी? मुझे ढिल्लो साहब का सही सही पता मालूम होना चाहिए। अमृतसर के करीब एक गांव है सैसराम। ये गुरुद्वारा वहीं पर है। उनकी निगरानी पर कौन लोग होंगे? वो सब के सब अकाली दल के आदमी हैं। पहरा वहाँ बहुत सख्त होता है। उफ मेरा पाँव, ये शिकंजा मेरे पाँव से परे हटा दो। हट जाएगा। असल बात तो तुमसे मालूम कर लूँ। सैसराम नाम है उस गांव का। हाँ, यहाँ से कोई 10 मील दूर होगा। बटाला रोड से उतरकर वहाँ जाते हैं। पश्चिम की तरफ सैसराम में संत फतेह सिंह गुरुद्वारे का इंतजाम करता है। उससे कह देना कि मैंने तुम्हें भेजा है। भंडारी ने अपनी जान छुड़ाने के लिए किस्सा मुख्तसर कर दिया। ठीक है, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम्हें यहाँ ही रहना होगा। मैं तुम्हारी बत्ती एक बार फिर गुल कर देता हूँ। भगवान के वास्ते ये काम ना करना। मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करता रहूँगा। मैं इधर ही रहूँगा। तुम्हें तुम्हारे खुदा रसूल की कसम, ये काम मत करो। तो फिर बताओ और क्या करूँ? तुम असली कुत्ते के बच्चे हो। तुम्हारा मुंह कौन बंद करेगा? वो चुप रहा तो मैंने उसके मुंह पर कस के कपड़ा बांधा और फिर एक रस्सी लेकर उसको बिस्तर के साथ जकड़ दिया, इस तरह कि वो हिल भी नहीं सकता था। इस काम से फारिग होकर मैंने घर के तमाम दरवाजे बंद किए और बड़े दरवाजे पर ताला डालकर मैं टैक्सी में जा बैठा। मुझे हर हाल में सैसराम पहुंचना था। जब मैं टैक्सी लेकर बड़ी सड़क पर पहुंचा तो कुछ ही दूर मुझे गाड़ीवान मिल गया। वो सब्जियां लादकर शहर जा रहा था। उसको रोककर मैंने सैसराम का पता पूछा तो उसने मुझे बताया कि सैसराम वहां से कोई 16 मील दूर है। सड़क पर उस गांव का बोर्ड लिखा मिलेगा। ये अच्छी बात थी। मेरे लिए बड़ी आसानी हो गई थी। मैं एक बार फिर आगे चल निकला। कोई 9 मील का सफ़र तय करने के बाद मुझे सड़क पर लिखा हुआ बोर्ड मिल गया। सड़क पश्चिम की तरफ जाती थी और आदमी को सीधा सैसराम पहुंचा देती थी। रात के कोई 1 बजे मैं उस गांव में जा पहुंचा।
गुरुद्वारा वाकई बहुत बुलंदोबाला और खूबसूरत था। टैक्सी मैंने गुरुद्वारे से ज़रा दूर खड़ी की और उसको ताला लगाकर मैं इमारत की तरफ चल दिया। धड़का मुझे ये लगा था कि अगर वो समझ गए कि मैं नकली सिख बना हूँ तो फिर मेरे लिए सख्त मुश्किल पैदा हो जाएगी। फिर भी मैं गुरुद्वारे तक जा ही पहुँचा। उसका दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने खटखटा दिया। गुरुद्वारे में तो कोई भी आदमी किसी भी वक्त आ सकता था। चंद मिनट बाद किसी ने दरवाज़ा खोल दिया। मेरे सामने कोई नींद का मारा हुआ सिख आंखें मलता हुआ आन ठहरा। सत श्री अकाल सरदार जी। सत श्री अकाल। की गल है, किधर से आए हो इस वक्त? सरदार जी, मैं अमृतसर से आया हूँ। संत फतेह सिंह से मिलना चाहता हूँ। उनसे तो तुम सुबह ही मिल सकते हो। वो तो ठीक है, पर मुझे रात गुजारने के लिए जगह की ज़रूरत है। तो अंदर आ जाओ, जगह बहुत है। यहाँ बिस्तर भी मिलेगा और भोजन भी। वैसे तुम खाना खा के आए हो कि नहीं? खाना तो मैं खा चुका हूँ, बस रात गुजारने के लिए जगह की ज़रूरत है। उसने दरवाज़ा पूरी तरह खोल दिया। कुछ ही देर बाद तो मुझे एक बड़े से कमरे में ले गया जिसके फर्श पर लंबी सी दरी बिछी थी और 10-12 मेहमान वहाँ पहले से मौजूद थे। उस आदमी ने मुझे एक लिहाफ और छोटा सा तकिया दिया। बस यहाँ लेट जाओ, सुबह तुम्हें फतेह सिंह इधर ही मिल जाएंगे। लैम्प की रोशनी में वो सब मेहमान मुझे बहुत ही थके हारे नजर आ रहे थे। सब के सब गहरी नींद में थे। किसी की आंख खुल गई हो तो मैं कह नहीं सकता था, मगर मुझसे किसी ने कोई बात ना की। मैं लिहाफ ओढ़कर कोने में जा लेटा, मगर सारी रात मेरी आंख ना लगी। गुरुद्वारे की तामीर में ये अमर मलहूस रखा गया था कि वहाँ आदमी की हर ज़रूरत पूरी हो जाती थी और किसी आने वाले को कोई तकलीफ नहीं उठानी पड़ती थी। रात तो मैंने किसी न किसी तरह गुजार ली, मगर जब मैं सुबह उठा तो मुझे बहुत ही अफसोस हुआ। मुझे किसी न किसी जरिए से रात को ही मालूम कर लेना चाहिए था कि तहखाना किधर है और कौन सा रास्ता वहाँ तक जाता है, मगर मैं कुछ भी न कर सका।